गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा समझने की कोशिश करना। बच्चा यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग पूरा डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छे से वॉच करना। पूरा डेप्थ नॉलेज यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन का आपको मिलने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फिनॉल्स आर बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। देखो सबसे पहले हम फिनॉल की बात कर लेते हैं। फिनॉल होता है क्या है सर? ये फिनॉल है हमारा, है ना, बेंजीन, और उसके बाद क्या लगा दिया हमने, इसके ऊपर क्या लगा दिया, OH लगा दिया। दिस इज फिनॉल। समझिए फिनॉल की टेंडेंसी क्या होता है कि ये अपना H+ लॉस करता है, ये H+ लॉस करता है, लॉस H+, ठीक है। जब ये H+ को लॉस करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में। पढ़ा होगा आपने, ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन में। कैसे बनाते हैं फिनॉक्साइड आयन? यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर O, और इसके बाद अब क्या बच गया, निगेटिव चार्ज बच गया, ठीक है। दिस इज फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल, ओके। और दिस इज फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अब समझिए ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये जो फिनॉक्साइड आयन है बच्चा, ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है वो हाईली स्टेबल होता है। ये क्या है बताओ? हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है वो हाईली स्टेबल होता है। मतलब फिनॉक्साइड आयन सर, ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो हाईली स्टेबल है। मतलब जब ये H+ को लॉस किया तो लॉस करने के बाद भी ये हाईली स्टेबल है। कोई इंसान अपना मान लो 50 करोड़ रुपए लॉस कर दिया, फिर भी वो अपनी जिंदगी में हाईली स्टेबल है, तो उसे लॉस करने का कोई गम नहीं होगा। वो आराम से लॉस कर सकता है, उसे लॉस करने में कोई टेंशन नहीं है। वो लॉस करने के बाद भी फिर भी हाईली स्टेबल है। इसका मतलब ये जो फिनॉल है वो H+ को लॉस किया फिर भी हाईली स्टेबल है। और हाईली स्टेबल है मतलब ये आराम से H+ लॉस कर देगा। और जो H+ लॉस कर देता है वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है सर? एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप बता देंगे। सर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे है? समझो, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये जो निगेटिव चार्ज है, मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे फॉल करेगा, रेजोनेंस तो आपको आता है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर, मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दूसरा बात आता है सर कि अगर आपको पूछता है कि हाउ विल यू शो दैट, हाउ विल यू प्रूफ कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो बच्चा आप क्या करोगे? फिनॉल की रिएक्शन करवा दोगे, फिनॉल की रिएक्शन करवा दोगे। किसके साथ? मैं आपको समझाता हूं। ये फिनॉल है, आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए सबसे पहले सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ, जो एक रिएक्टिव मेटल है। दूसरा इसकी रिएक्शन करवा दीजिए आप किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है? एक बेस है, और ये क्या है? एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल है बच्चा, रिएक्टिव मेटल। इसके साथ रिएक्शन करवा दो, क्या होगा बताओ? तुम जानते हो कि जब कोई एसिड हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो H2 गैस लिबरेट करता है। यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर ये क्या बना लेगा, क्या बना लेगा ये बताओ? सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, यानी के ऊपर प्लस और O के ऊपर माइनस। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। प्रोसेस वहीं यहीं पर भी NaOH के केस में भी यही होगा, यहाँ पर भी सोडियम फिनॉक्साइड ही बनाएगा। यहाँ पर भी क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड ही बनाएगा, यानी के ऊपर प्लस O के ऊपर माइनस। और यहाँ पर एक चीज़ रिलीज होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज, और यहाँ पर क्या होगा ध्यान से समझना। यहाँ पर ये OH बेस है तो OH देगा, और ये एसिडिक नेचर शो करने के लिए H+ देगा। तो क्या बनाएगा बताओ बताओ बताओ? क्या बन जाएगा? यहाँ से साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ वाटर रिलीज होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं सब जगह क्या बनने वाला है? सोडियम फिनॉक्साइड ही बनने वाला है। तो ये दो केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल
रिएक्शन ऑफ फिनॉल किसके साथ, सोडियम के साथ जो कि एक रिएक्टिव मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस की तरह बिहेव करता है, तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, जो क्या प्रूव करता है कि जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। ये दो रिएक्शन आप दिखा सकते हैं। राइट, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। क्या पहला कंपाउंड क्या दिया हुआ, देखिए आपको दिया हुआ है C2H5, यहां पर हॉल 2, यहां पर दिया हुआ है CH, यहां पर O, उसके बाद C2H5। तो सबसे पहले आप इसको एक्सपेंड करें, क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो CH है इसको लिख दो, यहां पे लिख दिया CH। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये जो C2H5 है वो 2 टाइम्स है, तो लिख देते हैं यहां पे 2 टाइम्स, सॉरी यहां पे लिख देते हैं 2 टाइम्स, क्या लिखते हैं C2H5 C2H5। आगे का प्रोसीजर क्या, देखो आगे क्या है, ये है, तो लिख देते हैं यहां पर आगे क्या है बताओ, O, और इसके साथ क्या लगा हुआ है C2H5। राइट, और इसको एक्सपेंड कर सकते हो तुम, इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको अपन लिख सकते हैं CH3 CH2, ठीक है। आगे देखो ये CH है तो यहां पर CH, उसके बाद ये C2H5 को भी एक्सपेंड कर दो, CH2 यहां पर CH3, उसके बाद इसको एज इट इज लिख दो, क्या होगा यहां पर OC2H5। राइट, अब आइए इसका नाम लिखते हैं, बताओ देखो इसको क्या बोलते हैं, ये जो लगा है इसको बोलते हैं इथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको, इथॉक्सी बोलेंगे, इथॉक्सी, इथॉक्सी बोलेंगे। अगर यहां पर ये वाला पार्ट यहां पर अगर मिथाइल होता, ध्यान से सुनना, क्या होता है CH3 होता, तो क्या बोलते, मिथॉक्सी बोलते, मिथॉक्सी। लेकिन यहां पर है क्या C2H5, तो इथॉक्सी बोलेंगे। क्लियर है ना, ध्यान से सुनते जाना। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट कर लीजिए, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, क्या बोलेंगे, पहले ये इथॉक्सी होगा ये, और उसका पहले पोजीशन क्या है 3, तो क्या बोलेंगे यहां पर 3 इथॉक्सी। क्लियर हो गया। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है पता करो, यहां से यहां तक जाने में कितने कार्बन है 5, तो क्या बोलेंगे पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन, तो क्या नाम होगा इसका बच्चा 3 इथॉक्सी पेंटेन, 3 इथॉक्सी पेंटेन। बच्चा पूरा आपको डेप्थ करवा रहा हूं, पूरा एक्सपेंड करके बता रहा हूं, पूरा एक्सपेंड करके बता रहा हूं, देख लो इस तरह से आप इसको नाम नेमिंग कर सकते हैं, आईपीसी नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है CH3O CH2Cl, CH3 यहां पर O, यहां पर CH2, यहां पर Cl। ठीक है सर, सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम, देखो ये इसको क्या बोलोगे तुम अभी बताओ, यहां पर CH3 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे मिथॉक्सी बोलेंगे। अच्छा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो एक ही रहेगा, दिस इज 1, यही ना कार्बन है जी, तो ये 1 कार्बन, और ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, क्या नाम होगा इसका क्लोरो, क्या नाम होगा इसका क्लोरो। तो बताओ अब नाम लिखना है हमें, सबसे पहले C आता है या M आता है, पहले C या M, पहले C, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, इसको क्लोरो बोलते हैं। उसके बाद 1 पे क्या लगा हुआ है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी का भी तो पोजीशन देंगे, तो 1 मिथॉक्सी, और एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में, तो क्या होगा बताओ मिथेन, क्या होगा मिथेन। तो 1 क्लोरो 1 मिथॉक्सी मिथेन। क्लियर है क्या, यहां तक कर लोगे। चलते हैं आगे। 3 देखो ये आपको दिया हुआ है, और ये इसका नाम क्या होगा, पहले इसको लिख लेते हैं CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर O और CH3। बताओ जल्दी से ये क्या है तुम्हारा, फिर से वही आ गया मिथॉक्सी, फिर से क्या आ गया मिथॉक्सी। क्लियर है यहां तक। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा, ये इधर से इधर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल जाएगा आपको, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताइए क्या होगा 1 2 3। क्लियर है 1 2 3, क्या नाम बोलेंगे इसको बताओ। ये मिथॉक्सी जो है किस पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर, तो क्या बोलेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। क्लियर हो गया। पेरेंट चेन का नाम क्या है, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है, कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला कंपाउंड का नाम नेमिंग कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है CH2OH, यहां पर CH, यहां पर OH, यहां पर CH2, यहां पर
OH। ठीक है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही ना होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है सर, इसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तुम इधर से भी जा सकते हो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 क्या होगा 3 कार्बन के लिए, बताओ 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलेंगे मिथेन ईथन, प्रोपेन। तो प्रोपेन, प्रोपेन क्या होगा बताओ 1 2 3 और क्या बोलेंगे ट्राई ऑल, ट्राई ऑल। 3 बार ऑल है ना, ये ऑल, ये भी ऑल, ये भी ऑल, तो ट्राई ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, CH2OH, CH2OH। तो लिख दो CH2OH, ये तो कर लोगे ना बच्चा, बिल्कुल वैसा ही है CH2OH। क्या पहले कार्बन का नंबरिंग करिए 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम, इथेन। क्या बोलेंगे, इथेन, राइट। और ये डाईऑल हो जाएगा, 2 बार है, तो पहले इसकी पोजीशन 1 2 डाईऑल। क्लियर है ना, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, IUPAC नोमेनक्लेचर। चलते हैं नेक्स्ट देखो CH3, ये वाला कंपाउंड क्या होगा, इसका नाम क्या दिया हुआ है, पहले लिख लो CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2OH। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, एक ही कार्बन है तो मिथाइल। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3, इधर से क्यों, क्या, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से होता है। तो क्या बोलेंगे बताओ, क्या नाम होगा इसका, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2, पोजीशन 2 है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बताइए, 3 कार्बन, तो क्या बोलेंगे मिथेन ईथन, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पर 1 ऑल। ठीक है, आप प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो सीधा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, या 2 मिथाइल प्रोपेनॉल भी डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, राइट, इसके नाम लिखना है, पहले इसको लिख लो, क्या दिया हुआ है CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या दिया हुआ है O, और यहाँ पर CH3, और आगे दिया हुआ है CH3। देखो ये क्या बनेगा, इसको क्या बोलोगे, बोलो बोलो, ये बन जाएगा मिथॉक्सी। ये क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी। इसको क्या बोलोगे, बोलो जल्दी से, ये भी बन जाएगा मिथॉक्सी। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम बताओ, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यही ना आएगा पेरेंट चेन, तो ये 1 और ये 2, 2 कार्बन है। सबसे पहला आप इसके नंबरिंग करें, जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी कितने बार है, 2 बार है मिथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे डाई मिथॉक्सी। और किस पोजीशन पर है, 1 पे, तो 1 एक मिथॉक्सी के लिए, फिर 1 दूसरा मिथॉक्सी के लिए, क्या बन गया 1 1 डाई मिथॉक्सी, 1 1 डाई मिथॉक्सी। अच्छा बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन सर, 2, तो क्या बोलेंगे 2 कार्बन के लिए, इथेन। तो 1 1 डाइमिथॉक्सी इथेन, 1 1 डाइमिथॉक्सी इथेन। क्लियर है, क्लियर है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसका नोमेनक्लेचर लिखना, तो पहले कंपाउंड लिखो CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या दिया हुआ है OCH3, OCH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर OH। ठीक है, तो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो जाएगा बताओ, सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम होगा इसका बताओ, OCH3 है, तो क्या बोलेंगे, कितना बार आ चुका है, मिथॉक्सी। ठीक है, अब उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लेते हैं, यहाँ से 1 2 3, मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा इधर, राइट। क्लियर है, क्लियर है। चलो तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथॉक्सी, किस पोजीशन पर है 2, तो क्या लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है दिखा, 3 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे इसको, मिथेन ईथेन प्रोपेन, प्रोपेन। अच्छा, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको क्या बोलेंगे, सफिक्स ऑल बोलेंगे, किस पोजीशन पर है, 2 पोजीशन पर है, तो क्या बोलेंगे इसको 2 ऑल, क्या बोलेंगे 2 ऑल बोलेंगे। क्लियर है, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से इसका नाम होगा। क्लियर है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात समझो कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है बच्चा 100% प्योर अल्कोहल, 100% प्योर अल्कोहल, 100%
प्योर अल्कोहल। अच्छा सर, अल्कोहल मतलब तो और भी हो सकता है ना, कौन सा अल्कोहल लूँ? अल्कोहल तो बहुत है, ग्रुप ऑफ मतलब यहाँ पर फैमिली मेंबर्स आएंगे, तो क्या लेते हैं हम? इथेनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं हम? इथेनॉल। तो याद रखना 100% प्योर इथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। 100% प्योर इथेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाते हैं? सर इसको बनाते हैं हम रेक्टिफाइड एस्प्रिट से। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एस्प्रिट, ऐसे लिख दो। किससे बनाते हैं हम? एस्प्रिट से बनाते हैं, या फिर एस्प्रिट या रेक्टिफाइड एस्प्रिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिफाइड एस्प्रिट बोलते हैं, ठीक है। और रेक्टिफाइड एस्प्रिट क्या होता है बच्चा? रेक्टिफाइड एस्प्रिट क्या होता है? ये एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, समझना ध्यान से। रेक्टिफाइड एस्प्रिट जो होता है बच्चा, इट इज एजोट्रॉपिक मिक्सचर, एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ये। इट इज एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। अब ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर तो आपने पढ़ा है ना सॉल्यूशन चैप्टर में। बताओ एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? अब ये इथेनॉल का है, तो यहां पर दो चीज मिलाया जाता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर में। एक मिलाया जाता है इथेनॉल, और दूसरा मिलाया जाता है वाटर। एम आई राइट? क्लियर है? इथेनॉल, देखो इथेनॉल का जो अमाउंट लेंगे वो कितना लेंगे सर? ये लेते हैं हम 95.5% के आसपास बाय मास। कैसे? बाय मास। क्लियर है? एजोट्रॉप तो पढ़े होगे ना, तो 95.5% बाय मास लेते हैं। और वाटर कितना बच गया बताओ? 100 में तो 4.5% बाय मास, ठीक है। 4.5% ये ले लेते हैं। अब बताओ इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? इथेनॉल की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 78.4 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट। बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। ये ले लिया। अब जब दोनों को मिक्स करोगे तो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर बनता है। कांस्टेंट बॉइलिंग, तो कांस्टेंट बॉइलिंग कितना हो जाता है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बनता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चा? ये होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स होगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स? देखो अल्कोहल का भी बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.4। वाटर का कितना है? 100 डिग्री। लेकिन जो मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.2। मतलब दोनों से कम है। मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बताओ? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स। तो ये बहुत डिटेल हम बता रहे हैं आपको, पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। अब ये एजोट्रॉप्स है, तो एजोट्रॉप्स के जो मिक्सचर है इसमें से हमको अल्कोहल को अलग करना है, वाटर को अलग करना है, ठीक है ना। इथेनॉल को अभी तो बताया था मैंने, यहां पर क्या क्या है? इथेनॉल प्लस वाटर है, तो इसको सेपरेट आउट करना है। इथेनॉल को पूरा 100% सेपरेट आउट करना है। तो कैसे करोगे? एजोट्रॉपिक मिक्सचर है तो सीधा सा है ना, एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से। ऐसे भी टिक लगा सकते हैं आप। एजोट्रॉपिक मिक्सचर है तो एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट आउट करेंगे। क्लियर हुआ क्या? ये पूरी कहानी हमने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है कि एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है जिसको रेक्टिफाइड एस्प्रिट भी बोलते हैं, और यहां पर कितने परसेंट इथेनॉल होता है, कितना परसेंट वाटर होता है, इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कितना पे हो जाता है, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, वो सारी बातें हमने यहां पर समझाने की कोशिश करी है। दोबारा ये क्वेश्चन आप छोड़ के मत आना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 क्या कहता है? फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, ठीक है सर। फिनॉल की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। देखो हम फिनॉल ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये फिनॉल ले लिया हमने, ठीक है, ये फिनॉल ले लिया। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, मतलब Br2 ले लिया पहला, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है सर। दूसरा, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ? ध्यान से सुनना, पहला ले लिया हमने Br2 ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये वाटर भी सॉल्वेंट है ना सर, ये दोनों सॉल्वेंट है। ये जो आप देख रहे हैं CH2 और वाटर, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होगा? Br+,
ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br+ बनेगा। लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड के केस में अंतर देखो यहीं पर है, कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर। अगर आप कार्बन डाइसल्फाइड लेते हो तो यहां पर ऑर्थो पैरा वाला कंपाउंड बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, ऑर्थो वाला। मतलब ये फिनॉल है, देख लो एक सेकेंड, ये फिनॉल है, यहाँ पर OH और एक फिनॉल और बना लो, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पैरा वाला आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। यहाँ पर OH, फिनॉल में क्या लगेगा, यहाँ पर Br लगेगा सर, तो Br लगा देते हैं। यहाँ पर ऑर्थो पे Br और एक पैरा पे Br, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दो प्रोडक्ट बनाएगा, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वाटर दे दिया तो, अगर वाटर दे दिया तो यहाँ पर समझना ध्यान से, यहाँ पर क्या बनेगा, ये फिनॉल है, यहाँ पर ट्राई हेलोजिनेशन हो जाएगा। मतलब तीनों जगह ऑर्थो पे और पैरा पे ही बनेगा, लेकिन तीनों जगह एक ही ब्रोमीन पर लग जाएगा Br। तो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ये नहीं बनेगा। ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, जब यहाँ पर क्या होगा, वाटर, जब यहाँ पर वाटर होगा तभी ये बनेगा। और यहाँ पर अगर CH2 है तो ये बनेगा। समझ में आया, CH2 के केस में ऑर्थो पैरा वाला बनेगा और वाटर के केस में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। क्लियर हुआ ना, ये मैंने रिएक्शन भी दिखा दिया आपको, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर, क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फिनॉल गिव्स। देखो ये फिनॉल है, राइट, ये हमने क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया OH। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके प्रेजेंस में सर, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, और दूसरा कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट। पहला ले लिया कंसंट्रेटेड HNO3 और दूसरा ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4। सर ये नाइट्रेशन है, ये क्या है, नाइट्रेशन है। आपने पढ़ा ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, उसके बाद मतलब हेलोजिनेशन, उसके बाद फ्रैडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रैडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये नाइट्रेशन है, ये क्या है, नाइट्रेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा आपका NO2+, क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाने वाला, अगर आप कंसंट्रेटेड लेते हैं, क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड लेते हैं और फिनॉल की नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा सर, देख लो प्रोडक्ट मैं पहले बना के दिखाता हूं तब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ये हो गया फिनॉल और यहाँ पर सॉरी OH, और यहाँ पर तीनों जगह क्या लग जाता है, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। तो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। क्लियर है क्या नहीं, इसको क्या बोलते हैं, याद है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड जो कॉमन नेम है इसका, पिक्रिक एसिड। अगर IUPAC देखा जाए तो क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये मैंने रिएक्शन लिखाया, सिर्फ टिक नहीं लगा रहा हूं, रिएक्शन लिख के बता रहा हूं, तो अच्छे से बात करना और अपना नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिनॉल इज लेस रिएक्टिव देन, फिनॉल किससे लेस रिएक्टिव होगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हमने पहला स्ट्रक्चर बना लिया, 1 के लिए, A के लिए यहाँ पर ये सबका स्ट्रक्चर बना हुआ, B के लिए यहाँ पर मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। देखिए यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे कि जो भी फिनॉल है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल, ठीक है, सिर्फ मिथेनॉल को छोड़ के, मिथेनॉल की ज़्यादा होती है फिनॉल से, बाकी जितने भी अल्कोहल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की ज़्यादा होती है, चाहे कोई भी अल्कोहल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इथेनॉल दे रखा है, तो ये तो क्या होगा, ये आपको, ये तो फिनॉल ज़्यादा होता है तो अल्कोहल ये तो होगा नहीं, तो ए वाला जो पार्ट है बच्चा वो तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा जो कंसेप्ट आपको समझना है कि ये जो NO2 है ये आपको -I या बोल दो या -M इफेक्ट शो करता है, -M मतलब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर CH3 ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ये +I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, +I। और ये OCH3 ये भी क्या शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, जो क्या शो करेगा, +M या +I कुछ भी बोल दो, ये शो करेगा। क्लियर है। अब देखिए अगर आपके पास
प्लस आई इफेक्ट है, तो वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, आपने पढ़ा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। प्लस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। क्लियर है? और जो आपका माइनस आई इफेक्ट है या माइनस एम है, वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस सब की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, इस सब की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो जो फिनॉल है उसका तो कम होगा ना, यहां पर देखो, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा। लेकिन जो फिनॉल होगा, फिनॉल जो होगा वो किससे कम होगा, इसका तो कम है, इसका तो कम है देन द फिनॉल, इसका भी कम है देन द फिनॉल। ठीक है, फिनॉल से कम है मतलब फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है इसके रेस्पेक्ट में, सी और डी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ तो फिनॉल ज़्यादा है ही ए के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर बी के केस में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है, और अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। अरे समझे कि नहीं समझे, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मतलब फिनॉल से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब फिनॉल ज़्यादा होगा। ये डी वाला पार्ट देखो, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, किससे, फिनॉल से। तो फिनॉल ज़्यादा हो गया ना, अब कह रहा है कि फिनॉल का कम होना चाहिए। ठीक है, तो फिनॉल का कम किस केस में होगा, बी केस में। क्लियर है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब इसकी ज़्यादा है तो फिनॉल की कम होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, ऑर्थो नाइट्रो। मतलब अगर निगेटिव है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर एक बात मैं समझा देता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक में। यहाँ पर फिनॉल ले लेते, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सेकेंड देखो, ये हमने 3 डायग्राम बना लिया यहाँ पर। ठीक है, एक में हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, एक में हमने इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा दिया, और ये सिंपली फिनॉल है बी वाला। ठीक, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सी की एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है, उसके बाद कौन आएगा, फिनॉल, उसके बाद कौन आएगा, फिनॉल, मतलब यहाँ पर कौन आएगा सर, बी आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा सर, सबसे कम किसका होगा, ए का, सबसे कम ए का होगा। तो बच्चा ये तो श्योर है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो उसका सबसे कम होगा। तो फिनॉल का कम किससे होगा, फिनॉल का कम किससे होगा, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसी से न कम होगा जी, उससे कम होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उससे फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ है, यही न है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया, ये याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हेन डिहाइड्रोजिनेटेड गिव्स एल्डिहाइड, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो ये देखने में तो लगता है एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो अगर मैं बात करूं, मैं सीधा अल्कोहल की बात करता हूं, हर एक क्वेश्चन को समझाता हूं ध्यान से। देखो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूं, प्राइमरी अल्कोहल क्या ले लिया, CH3 CH2 यहाँ पर OH, और इसकी डिहाइड्रोजिनेटेड करवा देते हैं। डिहाइड्रो, डी मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रोजिनेटेड मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल करनी है, माइनस क्या करनी है, H2 करनी है। ध्यान सुनना, माइनस H2 करनी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। H2 करना मतलब डिहाइड्रोजिनेटेड करवा रहे हैं हम, डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है बच्चा, एक रिएजेंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर कॉपर ले लेते हैं, और कुछ टेम्परेचर हमें उतना याद नहीं है, और शायद Cr2O3 ले लेते हैं, इस तरह से कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, कुछ टेम्परेचर भी यहाँ पर फॉलो करते हैं, वो उतना हमें नहीं याद है, बट डिहाइड्रोजनेटेड कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पर ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनना, और दिस इज अल्फा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप से आपको क्या निकालना है, H निकालना है, सुन लो ध्यान से, H, और अल्फा से एक H निकालना है, मतलब H2 निकल जाएगा। कहाँ से, एक फंक्शनल ग्रुप से H और दूसरा अल्फा से H। तो बताओ क्या बनेगा, बताओ 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 क्या बनेगा, यहाँ से सोच लो। तो ये तो CH3 रहेगा ही, यहाँ रह गया CH3, यहाँ पर बताओ, यहाँ से H2 निकल गया, H2, तो CH2 से एक H गया तो क्या बचेगा, CH, और यहाँ OH से एक H चला गया, एक H चला गया तो क्या बचेगा, O। समझे, ये बन गया एल्डिहाइड।
ये बन गया एल्डिहाइड। बच्चा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल जिसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो हमेशा एल्डिहाइड देता है। याद कर लेना, याद कर लेना, कितना बार सीबीएसई और नीट में भी आया हुआ है, सीबीएसई और नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं, मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल करवाते हैं, तो क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। बात करते हैं 2 डिग्री की। आ जाओ यहां पर। 2 डिग्री किसको बोलते हैं? H, यहां पर OH और यहां पर CH3, ठीक है सर। अब आप देखो यहां से, यहां ये क्या है? ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज अल्फा कार्बन। अब इसकी आप डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे। अगर आप इसकी डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे मतलब H2 की क्या करवाओगे? रिमूवल करवाओगे, -H2, -H2। बताओ क्या बनेगा? कहां से निकालोगे H? एक फंक्शनल ग्रुप का H और दूसरा अल्फा से H, है ना? एक फंक्शनल ग्रुप से H, दूसरा अल्फा से H। बताओ क्या बच गया यहां पर? यह बच गया CH3, यहां बच गया, बताओ बताओ बताओ, यहां बच गया C, यहां बच गया CH3। दिखा कि नहीं दिखा? बताओ। CH3 क्लियर है, ये दिख गया आपको। और आगे यहां पे क्या बच गया? C और आगे बच गया O, और इसके बीच में टेट्रा वैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड। अरे नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? तो ये बना लेगा आपको CH3 इस तरह से। यहां से H, ये H चला गया और यहां से ये H चला गया, ठीक है, ये दोनों H चला गया तो CO बचेगा, मतलब कीटोन बना लेगा सर। क्या बना लेगा? कीटोन, एसीटोन बना लेगा। तो याद रखना बच्चा कि सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल कि जब आप डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो वो हमेशा कीटोन देता है, वो हमेशा कीटोन देता है। और 1 डिग्री की डिहाइड्रोजनेशन हमेशा एल्डिहाइड देता है, हमेशा एल्डिहाइड देगा। आ जाओ बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल यहां पे ले लेते हैं C, यहां पे ले लेते हैं OH, ठीक है, और यहां पर क्या लगा दिया हमने? CH3, CH3। क्या करते थे हम? बताइए तो क्या करते थे सर? अगर आप समझदार हो ना तो समझ जाओगे। सर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन से H निकालते थे, अल्फा कार्बन से H निकालते थे, लेकिन अल्फा कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, नहीं है। इसका मतलब ये बीटा पोजीशन से H निकाल लेगा। ये तीनों बीटा ही है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा पोजीशन से H निकाल लेगा। ये बीटा पोजीशन से H निकालेगा। क्यों निकालेगा बीटा से? क्योंकि अल्फा के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं। तो अब बताओ यहां से क्या निकालते? ये वाला, ये पूरा का यहां से क्या होता है? पूरा का पूरा OH चला जाता है और यहां से एक H चला जाता है। तो बताओ क्या बनेगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा गायब ही हो गया, OH खत्म और यहां से H खत्म। तो बताओ क्या बनेगा? ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। ऊपर में क्या लगा है? CH3, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो यहां लगा दो CH3, ठीक है। आगे आ जाओ, यहां पर क्या लगा दिया? C, ये अल्फा वाला ये तो रहेगा ही सर, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, अल्फा वाला रहेगा। यहां क्या लगा दिया? CH3, ठीक है। अब यहां से ये वाले से एक H निकालो तो यहां सिर्फ क्या बचेगा? बताओ। CH2 बचेगा, बचेगा ना, ये वाला CH2 बचेगा। और यहां से OH भी चला गया तो क्या निकले? साथ में क्या बन गया? वाटर बन गया। वाटर रिमूव होता है, यहां से वाटर रिमूव होता है, तो -H2O। यहां से किसको निकालना है? वाटर को रिमूव करना है। क्लियर है ना बच्चा? क्लियर है ना? ये वाटर रिमूव हो गया। बताओ अब क्या बनेगा सर? ये सब चला गया तो इसके बीच में क्या लगाओगे तुम टेट्रा वैलेंसी के लिए? यही ना लगाओगे सर। मतलब क्या बना? समझ में आया? ये देखो फिर से समझाता हूं। ये वाला जो CH3 है, ये वाला बीटा, तुम ऊपर वाला बीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला भी ले सकते हो, ये भी कोई भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचेगा? CH2 ही ना बचेगा। मतलब क्या बना लिया सर? अल्कीन बन गया, अल्कीन बन गया। याद रखिए 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल की जब आप डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल की जब आप डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो वो अल्कीन देगा। वाटर की रिमूवल होगी, यहां पर H2 का रिमूवल नहीं होगा, वाटर की रिमूवल होगी। क्लियर है? यहां से OH और एक किसी भी बीटा से H निकाल लो, डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है और 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है। ये याद कर लेना, नोट्स बना लेना अच्छे से। क्लियर है ना बच्चा? लेंदी हो रहा है वीडियो तो मैं यहीं पे छोड़ता हूं। पूरा डेप्थ में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी और भी क्वेश्चन है, आप इसको यू विल डू योरसेल्फ। जो नहीं होगा वो हमसे पूछ लेना या अपने सर से पूछ लेना, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं पे ड्रॉप करता हूं, अगला लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।